हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वन लाइनर सीरीज। अब ये सीरीज स्टार्ट करने का जो मेरा मेन रीज़न है वो बस इतना रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें टॉपिक पता होता है और टॉपिक पढ़ लेते हो, बट डायरेक्टली कभी कभी ऐसा सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वन लाइनर फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे आप उसको मिस कर जाते हो। और ये कई बार होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप बाय मिस्टेक अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी ऐसे मिस करते हो तो वो आपके रैंक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है, और अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन उसको सही कर देते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगा। एक रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न ये रहा कि लेक्चर्स आपने ले लिए होंगे, क्लासेस आपने कर ली होंगी, नोट्स बना लिए होंगे, मॉड्यूल्स से पढ़ाई कर ली होगी, बट सेम चीज़ आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो एक ये नया तरीका है रिवीजन के लिए, मैंने अपने टाइम पे भी काफ़ी यूज़ किया था इसको। तो ये एक न्यू वे ऑफ रिवीजन आप बोल सकते हो, सो दैट आपको माइंड को थोड़ी सी नई चीज़ें मिलेंगी और आप अच्छे बेटर वे से सोच पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक कोशिश है इस सीरीज के थ्रू। तो मैंने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बाकी इस वीडियो के साथ ही आप मेरे को फीडबैक देना कि ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आप लोग एंड तक इस सीरीज में रहोगे कि नहीं रहोगे। ठीक है, टिल फरवरी मैंने प्लान किया कि फरवरी तक मैं ये आपको वन लाइनर रिवीजन सीरीज दूंगा, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अराउंड 20 to 25 क्लासेस मैं लूंगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के ऐसे वन लाइनर्स मैं आपको दे दूंगा। फार्माकोलॉजी के भी, फार्मास्यूटिक्स के भी, और अदर सब्जेक्ट्स के भी, और कुछ जैसे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसका कंप्लीट वन शॉट में वन लाइनर रिवीजन, तो ये मैं आपको दे दूंगा। लास्ट ईयर मैंने एक रिवीजन बनाया था वन लाइनर जो उसमें कंप्लीट फार्माकोलॉजी थी, तो वो उस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा था, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करने का प्लान किया। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और बाकी जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो है कि एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करते हैं। एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस कोलिन। किससे सिंथेसाइज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस कोलिन के फॉर्मेशन से सिंथेसाइज होता है बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज इन द नर्व टर्मिनल। ओके, सेकेंड वन क्या है अपने पास की हेमिकोलिनियम। अब यहाँ पे जो एंजाइम्स काम करते हैं, जो हेमिकोलिनियम क्या काम करता है? ब्लॉक करता है कोलिन के अपटेक को। दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इज एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जीपीटी एग्जामिनेशन, डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन। एंड while vesmicol block the acetylcholine transport into the synaptic vesicle. Okay, so hemicolinium क्या करता है? हेमिकोलिनियम ब्लॉक करता है अपटेक को, रेट लिमिटिंग स्टेप को, इन एसिटाइलकोलिन स्टेप को, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस में, जबकि वेस्मिकॉल क्या है? वो ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन के ट्रांसपोर्ट को इनटू सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला अपने पास क्या आ रहा है कि बोटुलिनियम टॉक्सिन prevents the release of acetylcholine from the nerve terminal causing the flaccid paralysis। और ये क्वेश्चन आपका पता है कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीपैट 23 में। अगर आपने किसी ने भी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर अगर आप उठा के देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है वो रिलीज को प्रिवेंट करता है फ्रॉम नर्व टर्मिनल्स, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम कॉज द मैसिव रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन लीडिंग टू द कोलिनर्जिक क्राइसिस। जो हमारा ब्लैक विडो स्पाइडर वेनम होता है वो क्या करेगा? मैसिव रिलीज कराता है एसिटाइलकोलिन का, और उससे क्या होता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस देखने को मिलती है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी बोलूंगा कि आपको ये ऐसा नहीं कि अब मैं बताऊं तो आप 51 लाइनर्स पूरे के पूरे आप लिखो, नहीं। आपको जो रिवाइज हो रहा है और कुछ ऐसे वन लाइनर्स आपको मिलेंगे हर लेक्चर में कि अराउंड देखो 50 में से अराउंड मैं बोलूंगा कि 30+ वन लाइनर्स तो ऐसे मिलेंगे जो आपके नोट्स में ऑलरेडी होंगे, मे बी 40 हो सकते हैं। अराउंड 10 to 12 वन लाइनर्स हर लेक्चर में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ यूनिक है, ये मैंने अभी तक नहीं किया है। तो वो वन लाइनर्स आप अपने नोट्स में ऐड करना, पूरा 50-50 मत नोट करने लग जाना। ठीक है, बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम, और ये सीरीज बनाने का मेरा मतलब है कि आपका टाइम सेव हो, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज दैट इज अ ट्रू कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इज द ट्रू कोलिन एस्टरेज, और ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज इज नोन एज द स्यूडो कोलिन एस्टरेज। इस फाउंड इन कहाँ प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज? सीएनएस में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एंड आरबीसी में। जबकि हमारा ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज जो कि स्यूडो कोलिन एस्टरेज है वो कहाँ फाउंड होता है? प्लाज्मा में, लीवर में, इंटेस्टाइन में एंड व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुरानिक रिसेप्टर दैट इज M1 to M5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। M1 इज रिस्पॉन्सिबल लोकेटेड इन व्हाट? देखो यहाँ पे तो ऐसे इन्होंने रैंडमली लिख दिया कि अभी यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये मस्कुरानिक रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होते हैं? सीएनएस, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें M1 रिसेप्टर्स, M1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीएनएस एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके लिए सिंपल सा एक निमोनिक था, पहले खाओ
फिर दिल लगाओ, बाकी बातें बाद में। तो पहले खाओ मतलब M1 आप याद रखो गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टमक में, M2 जो है वो याद रखो आप हार्ट में, M3 जो है और M3 फिर ब्रोंकस GIT और उसके बाद M4 M5 CNS में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो M1 का है, M1 यूजेस द GQ प्रोटीन। अब देखो मैंने कहा बताया था कि जहां GQ वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा कैल्शियम और वहां पे आएगा कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने जनरल फार्माकोलॉजी के लेक्चर में ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो एंड IP3DAG मैकेनिज्म ब्लॉक बाय द, और ये ब्लॉक किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे ड्रग कौन सी काम कर रही है, पिरेंजिपिन एंड टेलेंजिपिन। तो एक साथ आपका इसका मैकेनिज्म भी हो गया, लोकेशन हो गई, रिसेप्टर हो गया और ड्रग भी हो गई एक सिंगल लाइन में। समझ गए बात को। नेक्स्ट M2 रिसेप्टर हार्ट CVS में प्रेजेंट होता है, यूजेस GI प्रोटीन दैट इज इनहिबिटरी प्रोटीन एंड व्हिच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द CAMP लेवल एंड ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। कौन सी ड्रग, मेथोक्ट्रामिन एंड कॉजेस द कार्डियक इनहिबिशन कॉज किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा ये हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकस में GIT में यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, आई में भी आपका यही मसल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपकी बात करें अगर तो यूजेस द GQ प्रोटीन IP3DAG मैकेनिज्म ब्लॉक्स बाय द हेक्साहाइड्रोसिलेंडेफिनिडोल एंड डेरिफेनासिन एंड कॉजेस द ग्लैंडुलर सिक्रेशन कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला जो अपने पास क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर द आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स दैट इज लिगेंड गेटेड आयन चैनल एंड कौन सा आयन यहाँ पे होता है, सोडियम आयन, कॉज रैपिड डिपोलाइजेशन बाय ओपनिंग द सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। अब यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर में भी दो चीजें होती हैं, NM एंड NN रिसेप्टर्स। तो फटाफट से उसके बारे में बात करते हैं। निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर दैट इज NN रिसेप्टर आर लोकेटेड एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में एंड एड्रिनल मेड्यूला में लोकेटेड होते हैं। एंड एगोनिस्ट इंक्लूड द DMPP एंड निकोटिन। इसका जो एगोनिस्ट होते हैं NN रिसेप्टर का वो क्या क्या होता है, वो होता है DMPP दैट इज डाईमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम, दैट इज डाईमिथाइल फिनाइल पाइप्राजीनियम एंड निकोटिन। एंटागोनिस्ट में क्या क्या आएगा इसमें, एंटागोनिस्ट में इसके आ जाएंगे आपके व्हाट, यहाँ पे ट्राइमेथाफन एंड नेक्स्ट वन इज अ व्हाट, मेकामेलेमिन। ओ सॉरी मैं दूसरा याद कर रहा था, एक और होता है ना हेक्सामेथोनियम होता है, हाँ मैं याद कर रहा था एक और होता है यहाँ पे हेक्सामेथोनियम होता है, मैं उसको माइंड में चल रहा था, हेक्सामेथोनियम हो। तो तीन यहाँ पे याद कर सकते हो, मेनली हेक्सामेथोनियम होता है, उसके लिए मी कैमेलाइमिन होता है, ठीक है। तो ये हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग अगला, निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर दैट इज NM रिसेप्टर आर लोकेटेड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट पे लोकेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग द, इसका जो एगोनिस्ट होता है वो होता है आपका PTM मतलब फेनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, PTMX नहीं PTMA होगा, ठीक है, PTMA एंड निकोटिन इसका एगोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट में क्या आएगा इसके एंटागोनिस्ट में आपका आ जाएगा डी ट्यूबरकुलेरिन एंड सक्सेनाइल कोलिन, इसके एंटागोनिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला अपना 13 नंबर की अगर हम बात करें तो 13 नंबर पे क्या होता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन कॉजेस द मायोसिस। मस्कुलिनिक रिसेप्टर का अगर स्टिमुलेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा मायोसिस दैट इज पल्मोनरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एकोमोडेशन फॉर नियर विजन एंड डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगा। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स ऑफ द मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन आर ब्रेडिकार्डिया कॉज्ड बाय M2 रिसेप्टर, बिकॉज M2 कहां प्रेजेंट होता है, हार्ट में, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, वैसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज द ब्रोंकियल सेक्रेशन वाया M3 रिसेप्टर। एंड GI इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज द सलाइवेशन, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इंक्रीज द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर्स। ओके चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला जो अपने पास क्या है, अगर हम बात करें जेनिटो यूरिनरी इफेक्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन of the detrusor muscle and relaxation of the bladder sphincter cause the micturition cause कराता है, यहाँ पे किसका, यहाँ पे इस पे यूरिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ पे जो ट्राइगोन स्फिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यूरिन का कॉन्ट्रैक्शन, यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लैंडुलर इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज सिक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी, लैक्राइमल, स्वेट एंड ब्रोंकियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। अगला अगर हम बात करें तो जो हमारी ड्रग आती है बेथनेकॉल दैट इज यहाँ पे BBB से आप याद रख सकते हो, बेथनेकॉल ब्लैडर एंड बाउल इज अ सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट होती है। बेथनेकॉल किस क्लास के अंदर आएगी, बेथनेकॉल हमारा सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट होती है, यूज्ड फॉर यूरिनरी रिटेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस, जो एंजाइम है उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बेकॉल इज अ पोटेंट मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट यूज्ड इन द ग्लाउकोमा एंड इट इज रेजिस्टेंस टू एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस के रेजिस्टेंट होता है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें पिलोकार्पिन इज अ सेलेक्टिव M3 agonist which is used in glaucoma and xerostomia that is dry mouth causes the miosis and ciliary muscle contraction cause कराता है।
नेक्स्ट अपने पास जो ड्रग आती है मेथाकोलिन इज यूज्ड इन अ ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट टू डायग्नोज अस्थमा, सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द M3 रिसेप्टर कॉजेज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एसिटाइलकोलिन हैज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू रैपिड हाइड्रोलिसिस बाय कोलिनेस्टरेज। इसका जो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्सी कोलिस्ट्रेज एंजाइम होता है उनके द्वारा इनकी हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी हो जाती है एंड यूज्ड टॉपिकली इन ऑप्थेमोलॉजी ड्यूरिंग द कैटरेक्ट सर्जरी में इसको टॉपिकली यूज किया जाता है, किसको? एसिटाइलकोलिन को। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें निकोटीन, निकोटीन इज अ गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट एट लो डोज दैट इज एन एनागोनिस्ट एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एट हाई डोज एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द NM रिसेप्टर। सो निकोटीन को याद रखना कि गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट होता है एट लो डोज एंड ब्लॉकर होता है एट हाई डोज। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मस्कैरिन इज मस्कैरिन पढ़ रहा हूं मैं। मस्कैरिन इज अ नेचुरल एल्कलॉइड फ्रॉम एमेंटिया मस्कैरिया मशरूम एंड सेलेक्टिव मस्कैरिनिक एगोनिस्ट कॉज द डम्बल सिम्टम। जो सेलेक्टिव मस्कुरेनिक एगोनिस्ट होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स कॉज करते हैं, हम लोग उसके बारे में एक बार फटाफट से देखते हैं कि वहां पे जो उनका इफेक्ट होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, उसको हम लोग बताएंगे। उसका जो निमोनिक है वो कौन सा है, वो है डम्बल्स। अब डम्बल्स में क्या क्या आता है? डम्बल्स इंक्लूड द निमोनिक फॉर कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी जैसे डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, एक्साइटेशन, CNS का लैक्राइमेशन, सलाइवेशन एंड स्वेटिंग कॉज करते हैं। एडिशनल कुछ और जो कोलिनर्जिक क्राइसिस फीचर्स में इंक्लूड होता है आपका क्या? फेसिकुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल, हाइपोटेंशन एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज के बारे में, तो ये इनहिबिट करते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम को, प्रिवेंटिंग द एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलिसिस एंड कॉजिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द कोलिनर्जिक सिनेप्सेस। तो ये एंटी कोलिनेस्टरेज का ये काम है। रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका? कार्बामेट्स आएगा, जिसमें क्या क्या आएगा? फाइसोस्टिग्मिन आएगा, जिसको इसरीन, नियोस्टिग्मिन आएगा, देन उसके बाद आपका आएगा पायरिडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन एंड डोरेंजापिल आएगा। नेक्स्ट फाइसोस्टिग्मिन is a lipid soluble and it crosses the blood brain barrier used in atropine poisoning and glaucoma. It is also known as iserine. Next आपका नियोस्टिग्मिन जो आएगा, नियोस्टिग्मिन is a water soluble and it does not crosses the blood brain barrier used in myasthenia gravis, urinary retention and reversal of neuromuscular blockage. Next one is a pyridostigmine. Pyridostigmine is orally absorbed short acting diagnostic agent for the myasthenia gravis and longer duration of action than the neostigmine. Okay, next अगला हम बात करें इड्रोफोनियम। इड्रोफोनियम इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 to 15 मिनट होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है एंड चॉइस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के चॉइस होता है कौन? हमारा इड्रोफोनियम। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जो अगली हमारे पास आती है रिवास्टिग्मिन एंड डोनेजापिल आर यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिसीज। डोनेजापिल इज हाईली सिलेक्टिव फॉर द CNS कोलेस्ट्रेज के लिए हाईली सिलेक्टिव होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरिवर्सिबल, अभी तक हम रिवर्सिबल की बात कर रहे थे, इरिवर्सिबल अगर एंटीकोलेस्ट्रेज की बात करें जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं उनमें कौन कौन सा आएगा? इकोथियोफेट आएगा, पैराथियोन, मेलाथियोन और नर्व गैसेस। नर्व गैसेस में आपकी सेरिन, सोमेन एंड टैबोन आती है। अगला ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉजेज द इरिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर बाय फॉस्फोराइलेशन कॉज करेंगे और ये यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड एंड नर्व गैसेस के रूप में, इनको हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 37th पॉइंट हमारा इकोथियोफेट इज यूज्ड टॉपिकली इन क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाउकोमा एंड इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग मायोटिक एजेंट। अगर नर्व गैसेस की बात करें तो सेरिन, सोमेन एंड टैबून आर नर्व गैसेस कॉजिंग सीवियर कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड डेथ एंड इट इज यूज्ड इन अ केमिकल वॉरफेयर। देन 39 पैराथियोन की अगर हम बात करें तो पैराथियोन requires the conversion of paroxysm that is an active form used as an agricultural insecticides के फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैलाथियोन is relatively safer organophosphates due to rapid metabolism in mammals and it is used for the head lice treatment के लिए हम लोग मैलाथियोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 41 that is acute organophosphate poisoning feature mnemonic IMNOP that is increased secretion, meiosis, nicotinic effects, organophosphate exposure and paralysis. Now muscarinic effect of organophosphate poisoning include the sludge syndrome. What the sludge means? Salivation, lacrimation, urination, defecation and GI upset and at the end emesis also plus meiosis and bradycardia is also there. Bradycardia that is decrease in the heart rate. नेक्स्ट अगर हम बात करें निकोटिनिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग की तो उस पर क्या क्या होता है? मसल फैसिकुलेशन देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया एंड माइड्रेसिस जो है वो निकोटिनिक इफेक्ट्स है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग की। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट्रोपिन की तो एट्रोपिन इज अ मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए मेन ट्रीटमेंट है एट्रोपिन और ये क्या कॉज करता है? ब्लॉक द मस्करेनिक इफेक्ट्स बट निकोटिनिक इफेक्ट्स
बट नॉट निकोटिनिक इफेक्ट। ये क्या करता है, मस्कुलिनिक इफेक्ट्स को ब्लॉक करता है बट निकोटिनिक इफेक्ट्स को ब्लॉक नहीं करता है। एंड गिव रिपीटेडली अंटिल द साइज ऑफ एट्रोपोनाइजेशन अपीयर, मतलब इसको रिपीटेडली हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें Pralidoxim, that is 2-PAM, it is a cholinesterase reactivator that remove the phosphate group from enzyme and effectively only if given orally before aging occur. Early, that is early अगर इसको पहले दिया, aging के बाद ये इफेक्ट उतना नहीं शो कर पाता। Then aging of organophosphate cholinesterase complex occurs within 24 to 48 hours. So 24 to 48 hours के पहले दिया जाना चाहिए, after which Pralidoxim become ineffective. Next अगर हम बात करें treatment protocol ABC, that is airway, breathing, circulation, decontamination, atropine, 2 mg IV. So ये सारा क्लिनिकल इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर क्लिनिकल आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, एट्रोपिन इज एन कॉम्पिटिटिव मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट कॉजिंग द माइड्रियासिस, साइक्लोपेलाजिया, टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज सिक्रेशन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। इट इज यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं 49 नंबर, दैट इज ट्रोपिकैमिया एंड साइक्लोपेंटालोएट आर शॉर्ट एक्टिंग माइड्रियाटिक्स एंड यूज्ड फॉर द फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। होमेट्रोपिन इज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड इज यूज्ड फॉर द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इप्राट्रोपियम एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड आर क्वाटर्नरी एंटीकोलिनर्जिक्स यूज्ड एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इन सीओपीडी एंड अस्थमा एंड these are poorly absorbed, minimal and having these are poorly absorbed and having the minimal side effects. Okay, so आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज 51th, क्या है 51th इज द सिंपैथेटिक पाथवे। अब हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर लें तो जो सिंपैथेटिक पाथवे फ्लोज कैसे होता है, सबसे पहले फिनाइलएलानिन है, देन आपका टायरोसिन है, ठीक है, आफ्टर दैट आपका डोपा, देन डोपा से कन्वर्ट होगा डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन एंड देन एड्रेनालिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एड्रेनालिन इज अ प्रोड्रग ऑफ डाइवेप्रिन और यूज फॉर द ऑप्थेल्मिक यूज। अब आपको एबीसीडी याद करना है, एबीसीडी फॉर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दैट इज अल्फा जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बीटा मोस्टली क्या करता है, डायलेट करता है। और अगर हम अल्फा रिसेप्टर्स की पोटेंसी की बात कर ले तो सबसे ज्यादा एड्रेनालिन, देन और नॉरएड्रेनालिन, आफ्टर दैट आइसोप्रेनिन पे होता है। और अगर सेम अगर हम ये बीटा की बात कर ले तो सबसे ज्यादा आइसोप्रेलिन, देन एड्रेनालिन, देन नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, समझ गए बात को। चलो, बिकॉज अगर यहाँ पे हम बात कर लें इनके बारे में तो जो हमारा सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, अगर हम बात करें नॉरएड्रेनालिन की, तो नॉरएड्रेनालिन क्या होता है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। एड्रेनालिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स पे काम करता है। और जबकि हमारा जो आइसोप्रेलिन है ये किस पे काम करता है, ये हमारा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, अगला जो अपने पास आने वाला है 55, यू हैव वन हार्ट। अब देखो हमारे पास हार्ट कितने हैं, एक है, लंग्स कितनी है, दो, तो बीटा 1 जो है वो प्राइमरीली प्रेजेंट होता है हार्ट पे और बीटा 2 जो है वो प्राइमरीली प्रेजेंट होता है किस पे, लंग्स पे, तो आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बीटा 1 रिसेप्टर हमारा हार्ट पे भी लोकेटेड होता है और जेजी सेल्स ऑफ किडनी पे भी लोकेटेड होता है। ये हमने एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ा था कि वहां से वो रेनिन रिलीज कर रहा था, तो जेजी सेल्स ऑफ किडनी पे भी लोकेटेड होता है। और इसके जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो कौन कौन से है, वो है डोब्यूटामिन और ज़ैमोटेरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बीटा 2 रिसेप्टर्स, आरिन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी ब्रोंकाई पे, ब्लड वेसल्स पे, यूट्रस पे, लीवर पे, जीआईटी पे और यूरिनरी ट्रैक एंड आई पे प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एगोनिस्ट होंगे सल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन हो जाएंगे। नेक्स्ट बीटा 3 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एडिपोज टिश्यू पे बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर पोस्ट जंक्शनल ऑन इफेक्टर ऑर्गन्स एंड कॉज द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड लीवर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये कौन से रिसेप्टर कॉज करते हैं, हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर्स कॉज करते हैं। और अगर हम अल्फा 2 रिसेप्टर्स की बात करें तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्री जंक्शनल। अल्फा 1 पोस्ट जंक्शनल, अल्फा 2 जो है वो हमारे क्या होते हैं, प्री जंक्शनल होते हैं। और ऑन नर्व एंडिंग्स एंड इनहिबिट द ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे किसके, इंसुलिन के रिलीज को, और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करेंगे हमारा क्या, हमारा आइसोप्रेलिन आ जाएगा, देन आपका फिनाइलेफ्रिन आएगा, मेथोक्सामिन आएगा, जाइलोमेटाजोलिन एंड सल्ब्यूटामोल आ जाएगा। इनडायरेक्टली एक्टिंग की अगर हम बात करें एड्रेनर्जिक ड्रग की तो इसमें आपका टेरामिन आ जाएगा एंड एम्फेटामिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 63 पॉइंट्स क्या था हमारे पास, मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इंक्लूड द इफेड्रिन एंड स्यूडो इफेड्रिन आएगा हमारा किसमें, मिक्स्ड एक्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट डोपामिन एंड डोब्यूटामिन आर यूज्ड इन अ कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में यूज किया जाता है। अल्फा ब्लॉकर्स अगर हम बात करें तो ये एबोलिश करेंगे एड्रेनलिन्स प्रेशर एक्शन दैट इज लीविंग ओनली बीटा मीडिएटेड वैसोडाइलेशन एंड इससे क्या देखने को मिलेगा, कॉजिंग वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ द डे। नेक्स्ट नॉन सेलेक्टिव बीटा हेलो एल्काइलामीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, फिनॉक्सीबेंजामिन आएगा। जो कम्पिटेटिव नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स इंक्लूड द एर्गोटामिन एंड एर्गोटॉक्सिन। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा में आएगा फिनॉक्सीबेंजामिन और अल्फा में आ जाएगा आपका एर्गोटामिन एंड एर्गोटॉक्सिन। अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर बात करें जो फर्स्ट डोज इफेक्ट्स हो करती हैं वो कौन कौन सी आपकी, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टैमसुलोसिन। एंड इसमें आपका एक आइसो
सेक्सुप्रिन जो है बीटा 2 एगोनिस्ट, वो किस तरह काम करती है, वो यूट्राइन रिलैक्सेंट्स के रूप में काम करती है, दैट इज एज एन टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में वो आपका काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोप्रेनोलॉल, सोटालॉल एंड टीमोलॉल आर विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जबकि पिंडोलॉल जो होती है बीटा ब्लॉकर उसमें इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट लेबेटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल हैव एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बीटा 1 जो सेलेक्टिव होती है, लाइक A2N जो होता है वो बीटा 1 सेलेक्टिव होती है, लाइक एसब्यूटोलॉल, एटेनॉल, स्मोलॉल, मेटेप्रोलॉल। और अगर हम Z जैसे पिंडोलॉल, उसके बाद जो Z तक, उसके बाद से N से Z तक लाइक पिंडोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, टीमोलॉल, वो बीटा 1 बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव होती है। स्मोलॉल की बात करें तो शॉर्टेस्ट हाइफ लाइफ है, नैंडोलॉल हैज लॉन्गेस्ट एंड पिंडोलॉल हैव हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी, एल्प्रेनोलॉल जो है उसकी लोएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। सेलिप्रोलॉल की बात करें तो बीटा 1 बीटा 2 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर है दैट रिलीज द नाइट्रिक ऑक्साइड एज डज द नेबिवोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल की बात करें तो इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप कैसे याद रख सकते हो, ABCDE, दैट इज अस्थमा, हार्ट को ब्लॉक करती हैं, कार्डियक फेलियर एंड हाइपोग्लाइसेमिक शॉक देखने को मिलता है, और एक्स्ट्रामिटीज दैट इज ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिसीज देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट 75 वन लाइनर था जिसमें हमने पूरा ANS जो है वो आपका कवर कर दिया। तो आपको कैसा लगा सेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज अगर आपका फीडबैक अच्छा रहेगा तो फिर हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी नए टॉपिक्स पे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सेम सेशन लेके आएंगे। उसके बाद आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन करो, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, नोट्स हमारी वेबसाइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्विज आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।